अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम और सईद काजी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 3 बड़े सरकारी इदारों सुप्रीम कोर्ट की और ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस को नोटिस जारी कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट हुकाम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब करने का फैसला भी किया गया। इन तमाम इदारों के माली हिसाबात का जायजा लिया जाएगा और इंकशाफ हुआ है कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के अरबों रुपए के फंड सरकारी अकाउंट से अलग रखे जाते हैं, अखराजात की रसीदें होती हैं और ना ही ऑडिट करवाया जाता है। पैसा अगर सरकारी अकाउंट्स में नहीं रखा जाता तो किन अकाउंट्स में इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और आखिर ये इदारे ऑडिट करवाने से इनकारी क्यों हैं, हम आज इस पर बात करेंगे। हमारा सवाल भी आज का इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा यह है कि कौमी फंड्स के जायज़ इस्तेमाल को यकीनी बनाना जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इस पर आप अपनी राय दीजिए, ईमेल करें, SMS करें या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का आप जवाब दीजिए। और दिन की बहुत सी अहम खबरें जो हमें आपसे शेयर करनी है, आज सबसे पहले लेते हैं समी साहब से। जी समी साहब। शाजिया, आपने जिक्र किया ये जो ऐवान सदर वज़ीर आज़म हाउस और वो उसके दरमियान ठनी हुई, इस हवाले से एक अदलिया के किरदार के हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट अपनी दी है जिसमें उन्होंने अदलिया से ये कहा है कि आप मीडिया पर पाबंदी ना लगाएं और मीडिया के बहुत सारे प्रोग्राम्स को जो आप रोक रहे हैं उससे जो आपने साख बनाई है उस पर असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर हर दूसरे इदारे की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है तो मीडिया की जो अकाउंटेबिलिटी है फिर वो कौन करेगा? इस पर ज़रा बात करेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी शाजिया मैंने जो स्टोरी ली है वो है बलूचिस्तान से। वहाँ पर ये बताया गया है कि तकरीबन 40,000 जो ट्यूबवेल के कनेक्शंस हैं उनमें से 25,000 गैर कानूनी हैं और 54 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। लेकिन ये जो ट्यूबवेल के मालकान हैं, वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, बड़े लोग हैं, वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जी हम पेमेंट नहीं कर सकते। तो इनको कानूनी जो दायरा कार है उसमें किस तरह से लाया जाए और ये 54 अरब रुपए कौन वसूल करेगा? क्योंकि अगर ये रकम आ जाए तो बिजली के हवाले से बलूचिस्तान के खासे जो मामलात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। दूसरा शाजिया एक खबर मैंने ली है कि उकाड़ा में जो पुलिस के चीफ हैं, DPO जो हैं गोंदल साहब, उनको तब्दील कर दिया गया और इसलिए तब्दील किया गया कि वहाँ पर जो MPs थे वो गए हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास और कहा है कि जनाब इनको तब्दील करें, क्योंकि वो सियासी दबाव लेने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। और देखेंगे कि ये जो MPs गए हैं ये फॉरवर्ड ब्लॉक, ये वो ग्रुप MPs का जो हमेशा पार्टियां बदलता रहता है। हाँ। और आकर इस सारे जो सिस्टम है इस पर इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि वो किसी आदमी की कोई खिदमत ही नहीं हो सकती। इस पर आज बात करेंगे। और फिर शाजिया मैंने खबर एक आई है मुजफ्फरगढ़ से, तहसील जतोई से। काई साहब, एक नौजवान जख्मी हुआ, हॉस्पिटल ले गया उसे, वो जख्मी तड़पता रहा तहसील डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वहाँ पे डॉक्टर नहीं था। उस नौजवान की 28 साल नौजवान की वहाँ पर मौत वाक़या हुई। इसी सदमे से उसका बुजुर्ग बाप जो अपने नौजवान बच्चे को देख रहा था तड़पता हुआ, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। डॉक्टर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में नहीं थे। तो ये इस पर ज़रा आज देखेंगे कि ये जो अलमनाक इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं ये इसके हवाले से क्या है। और फिर अगर मौका मिला तो क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो अमेरिका के एलची थे ग्रॉसमैन, वो स्टेप डाउन हो गए हैं। अभी तो उनके जो नायब थे उन्होंने चार्ज संभाल लिया, लेकिन देखेंगे कि जो नया बंदा आने वाला है उसको क्या चैलेंजेस दरपेश है। ठीक है जी काजी साहब। शाजी, आगाज़ में यही बात करूँगा कि CNG के हवाले से जो फैसला आया था, अब लोग इतने तंग हैं, लाइनें लगी हुई हैं और कुछ मुजाहरे भी कुछ जगह पे हुए हैं, तो ये इसको क्यों एमिकेबली सॉल्व नहीं करते? जो एग्जेक्टिव का मामला है वो करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस पर फाइंडिंग दी हैं और ये लोग बहुत तंग हो रहे हैं। जब भी किसी क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है तो लगता है कि वो बहुत और बड़े क्राइसिस में डल जाता है। इसके बाद शाजिया हम बात करेंगे हॉस्पिटल वेस्ट का कि रावलपिंडी से एक खबर आई है कि ये जो हॉस्पिटल में से वेस्ट निकलता है इसका 25% ऐसा है कि जो बहुत ही हज़ार्डस होता है। ये कहाँ डिस्पोज किया जाता है और इसको कैसे इसको कैसे तल्फ किया जाता है, ये इससे बीमारियाँ फैल रही हैं। मगर मैंने इस खबर को इसलिए चुना, आपको याद होगा, बजाय इसके कि हम इसको तल्फ करें, हम बाहर से इसको दरामद करते रहे हैं। और यहाँ हमने एक बहुत स्टोरी की थी, अगर याद हो, 3-4 महीने पहले, कि हॉस्पिटल वेस्ट दरामद करके यहाँ मुख्तलिफ गोदामों में रखा गया था, मगर उस पर कोई अमल नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई और हम शोर मचाते रह गए। इसके बाद शाजिया इसी अस्पताल से जुड़ी हुई खबर ये है, या पब्लिक हेल्थ से, कि एक औरत जो कल गंगाराम गई, शी वॉज एक्सपेक्टिंग, तो उसको अस्पताल के कॉरिडोर जो है उसकी फर्श पे उसने बच्चे को जन्म दिया। वो चीखती चिल्लाती रही, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। सलीम शेख साहब अगर हमारे साथ होंगे तो उनसे ये बात करेंगे। और फिर मैंने
एक और खबर जो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आई है, कायरा साहब फरमा रहे हैं कि मई में इलेक्शन होंगे, जबकि जो प्रेसिडेंट साहब के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि अभी इस हवाले से डेट तय नहीं हुई, इस पर बात करेंगे। और दो खबरें इंटरनेशनली आज मैंने चुनी है, एक तो वही मिस्र की रोज़ खबर रह जाती है, 1 लाख आदमी कत्ल, तो अल तहरीर स्क्वायर फिर जाग उठा, क्या मामला है, क्या कहानी है। और एक खबर फ्रांस से, फ्रांस के एलान जो हैं उन्होंने लक्ष्मी मित्तल को धमकी दी है कि वो उनका प्लांट नेशनलाइज कर लेंगे। चूँकि हम यहाँ बहस नेशनलाइजेशन की करते रहे हैं तो इतना बड़ा टैबू भी नहीं है, मगर इशू क्या है, ये क्या लड़ाई है, इस पर बात करें। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर इदारे अपना ऑडिट करवाने से इनकारी क्यों रहते हैं। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीन नाज़रीन। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नदीम अफजल चंद कहते हैं कि मैं देखता हूं कौन हिसाबात पेश नहीं करता, इससे पहले कि इनकशाफात हो, कोई नया बड़ा स्कैंडल सामने आए, इसलिए 3 इदारों को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तलब किया और कहा है कि अपने अपने इदारों का जो ऑडिट है वो पेश किया जाए। काजी साहब, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत तमाम इदारे अपना अपना ऑडिट करवाने के पाबंद होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो ऑडिट होता है ना ही रसीदें होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट लेफ्ट आप कहीं ना कहीं माली बेज़ाब्तगियों में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले हम एक स्टोरी दे चुके हैं जिसमें तकरीबन 16 इदारे आइडेंटिफाई किए गए थे जिन्होंने ऑडिट करवाने से इनकार किया था। अब ये भी सामने आ गए हैं। इससे पहले PPAF की हमने बात की थी, पब्लिक पावर्टी एलिविएशन, पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फंड, उसमें बेशुमार पैसा आता है और वो किधर पावर्टी तो वहीं पे है, वो तो एलिविएट नहीं होती। इसी तरीके से ये अब ये जो बात सामने आई है, मगर मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा, और जैसे आपने सवाल भी कहा है कि जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। अब अगर आपने ये टेक अप किया है तो उसे आखिर तक लेके जाएं, ताकि यहाँ पे इशू यही होता है जो कल समी साहब भी कह रहे थे कि जब हम एक इशू है उसको दरमियान में छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद इतनी गर्द उड़ती है, इतनी गर्द, मतलब ये CNG की खबर जिस तरह मैंने की, इतनी गर्द उड़ेगी, उसके बाद बात वहीं की वहीं, वही जिंदगी, वही सिलसिला जारी। अगर ये है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इसको पॉइंट आउट किया है, तो जो दीगर इदारे इससे रिलेटेड हैं जो टेकअप करें वो इसको। अब तो सिविलियन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और एक इदारा है पाकिस्तान का, वो पैसे किधर हैं, क्यों उनको प्राइवेट अकाउंट्स में रखा गया। आपने हमें एक खबर दी कि जनाब ये प्राइवेट अकाउंट्स में ना कोई रसीद ना उसकी कोई नहीं है, तो ये क्यों नहीं है। अब मसला यह है कि आप देखने की बात यह है कि ये शफाफ तरीके से बात करेंगे या इस गर्द में ये बात गायब हो जाएगी। लेकिन जो इदारे ऑडिट करवाने से है इनकारी, तो इसका क्या मतलब हो कि जाहिर है कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द हुई है। मामला शाजिया खासा सीरियस है, क्योंकि जो ये ऑडिटर जनरल थे, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक मीटिंग में शरीक थे और वहाँ पर सवालात का जवाब दे रहे थे बुलंद अख्तर साहब। इन्होंने ये कहा कि जो हैवी इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स वेलफेयर फंड है ना, वो 1961 से कायम है और आज तक लेकिन वहाँ पर आज तक उसका ऑडिट नहीं हुआ। और अभी भी इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे अकाउंट्स की निशानदेही की जो मिलिट्री से रिलेटेड थे कि वहाँ पर हमें वो नहीं ऑडिट की वो इजाज़त ही नहीं दे रहे। अच्छा, फिर उसमें जो मामला अभी सामने फिर जो लिया उन्होंने नदीम अफजल चंद साहब ने, वो ये था कि अगर अब आप आए ऐवान सदर के पास तो वो भी कहते हैं जनाब हम अपने आप को फंड्स नहीं दिखाएंगे और इस कैसे हम उसको खर्च कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर तो बड़ी लहदे हुई। रजिस्ट्रार ने कहा जी मैं तो पेश ही नहीं होगा, इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामान के सामने जवाबदेही नहीं है। तो ये जो बहुत सारे टैबूज हैं हमारे, मैं यही जो काजी साहब ने बात की कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है उसको शफाफ बनाना चाहिए। और ये क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि माजी में ये बहुत सारे इदारे इन चीज़ों से इस्तिस्ना उनको हासिल था, कोई वो अनटचेबल्स कहा जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था, तो अभी उनकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ये नदीम अफजल चंद साहब ने स्टैंड लिया, और इससे पहले मैं ये यहाँ पर ज़रूर ये कहूँगा कि चौधरी निसार अली खान ने भी जब वो PAC के यहाँ पर चेयरमैन थे तो उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त बातें की। नतीजा कोई नहीं निकलता। कहा साहब नतीजा एक अब ये बताया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जो सीक्रेट फंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं ये अफजल चंद साहब, मैं चाहूँगा कि उसको भी सामने लेके आए। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने हमें बताया जी कि कुछ बड़े बेआसरा किस्म के साफियों की हमने मदद की है और हम उनका नाम नहीं बताएंगे। भाई क्यों नहीं बताएंगे, या चले हमें ना बताएं, उनको तो बता दें जो ऑडिट वाले हैं। तो बात यह है कि ये सिर्फ वहां का मामला नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ये ना हो कि जी ठीक है आप भी रहने दें हम भी रहने देते हैं, इसे धमकी ना बनाएं,
इससे जो है वो एक म्यूचुअल जो ब्लैकमेल ना बनाए। अवाम के पैसे हैं जो जहां पे भी खर्च हो रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में गलत हो रहे हैं, वो दिफा में गलत हो रहे हैं, वो कहीं भी अगर हैं तो हमारे सामने लाए जाए। और ये ना हो कि देखें ना, यहां एक और इशू भी चल गया कि भाई देखें आप तो अनटचेबल हैं, तो आपको हम छेड़ते नहीं तो आप हमें भी छोड़ दें। ये जो म्यूचुअल आपस में चल रहा है ना, ये कहानी नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें ऑन दी टेबल सामने कौम के सामने लाएं, क्योंकि हम बहुत बड़े क्राइसिस में हैं इस वक्त। जो 2013 का बजट आने वाला है उसका हमें अंदाजा नहीं है। इलेक्शन भी हम बड़ा खेल रहे हैं कि जो आगे जो इतने बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं, किस दिन हम इस पे बात भी करेंगे कुछ इकोनॉमिस्टों को लेकर इस पे कि भाई 2013 का बजट आपने कैसे बनाना है। और अगर आप इस तरीके से मैशत को चलाएंगे कि हर किसी के अपने सीक्रेट फंड्स हैं, हम उनसे पूछ नहीं सकते कहां खर्च हो रहे हैं। सबसे जो अहम बात है कि बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए और उसके लिए शुरुआत की गई है। जो इदारे नहीं आ रहे हैं उनको उन्होंने नोटिस भेजे हैं और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अगर वो ये कोई धमकी वाली बात नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर ये मामला हम पार्लियामेंट को रेफरेंस में भेज देंगे। यानी मैं ये कहता हूं कि कोई भी जो काम होना चाहिए वो कवायद और जवाबत में होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक दायरा कार है, उन्होंने एक चीज को हाईलाइट किया, ऑडिटर ने आके वो बताया, अब उन इदारों के साथ वो उनको नोटिस भेज रहे हैं, पार्लियामेंट में ये मामला जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि ये जो इदारे हैं, ऑडिट नहीं हुआ या ऑडिट नहीं करवाया, इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पे सारी बेजाब्तगी है, इसका यह मतलब नहीं है। ट्रांसपेरेंट कर मतलब यह है कि इस चीज को ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है और हमें ये कल्चर डेवलप करने की जरूरत है कि हम सब ये समझें कि हम अकाउंटेबल हैं। कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, तमाम इदारों को उसमें आना चाहिए। तो ये मैं समझता हूं अच्छी शुरुआत है। मैं इसी से अगर इजाजत दें तो अपनी वो स्टोरी दूसरी जोड़ता हूं जो उस आया है ह्यूमन राइट्स, जो हमारी जो इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप है, काई साहब उन्होंने एक रिपोर्ट दी है पाकिस्तान में जो अदलिया के हवाले से भी जो रीसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है ना, कि मीडिया पर कुछ प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई है, गैग ऑर्डर्स आए हैं और तौहीन अदालत के हवाले से कोर्ट्स ने ये कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स ने भी ये कहा कि ये आप प्रोग्राम ना दिखाएं। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने एक हुक्म इम्तनाही भी जारी कर दिया एक प्रोग्राम के खिलाफ कि जी इसको आप ना दिखाएं। तो उनका ये कहना है कि अदलिया ने बड़ी साख कमाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब अदलिया अपने ऊपर जो मीडिया की जो तनकीद है या अपने ऊपर जो उठने वाले सवालात हैं, अगर उसको दबाने की कोशिश करेगी तो इससे उनकी अपनी साख को नुकसान पहुंचेगा। और ये अवाम का हक है कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, मीडिया भी हद से ना बढ़े, लेकिन आप गैग ऑर्डर दे के क्रिटिसिज्म अब रुकवाएंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई फिर कौन मीडिया फिर जजेस का एहतसाब कौन करेगा, अदलिया का एहतसाब कौन करेगा। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर सदर को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है, खत उनके खिलाफ जा सकता है, वजीर आजम भी घर जा सकते हैं तौहीन अदालत में, तो नहीं तो फिर जो जजेस हैं इनके बारे में बात क्यों नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां पर कई कोताही हो रही है तो उसको हाईलाइट करना मीडिया का। साहब देखें ना, जिस तरह हम स्टोरीज हाईलाइट करते रहे, मैं बाज़ देयर आर सर्टेन रीजंस जिससे हमें लगता है कि ये दे लैक सिंसियरिटी इन दैट। मिसाल के तौर पे ये तो पार्लियामान का बहुत अच्छा इकदाम है जो उन्होंने चीजें सामने लाई हैं, मगर वो जो 4-5 आदमी पैसे लेके दौड़े हुए हैं, वो तो भाई वो तो ना कोई जर्नैल है ना फौजी है, उनको तो आप कर सकते। वहां तो कोई आपके पास बहाना नहीं है। जहां जहां जो है वो अपना खेल कर रहा है, दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। हम तो मतलब छोटी सी बात है कि भाई एक आदमी है, नैब ने क्या रखा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि भाई पकड़ के लाएं, किधर गया, गैस का हमारा तबाह हो गया, एनर्जी में हम, तो उसको कोई टच नहीं कर रहा। तो ये जो सिलेक्टिव किस्म की है ना फिंगर पॉइंटिंग, इसको खत्म, ताकि हमें ये एहसास हो कि यू आर वेरी सिंसियर इन पॉइंटिंग आउट दिस इशू। ये हो नहीं रहा। मसलन आज 4-5 साल हो गए, कोई एक आदमी कैफरे किरदार तक पहुंचो, ये तो हम नहीं मान सकते ना कि करप्शन नहीं हुई। अभी मैं स्टोरी आज उसको मैं नहीं ले रहा, जो हमारे पीएम साहब है उनको दोबारा नोटिस किया था, आज फिर उन्होंने कहा भी देखें मैंने बिल्कुल सब ठीक किया, हट जाएं आप। हालांकि फैक्ट रिमेन्स के हज में करप्शन हुई, फैक्ट रिमेन्स के एफेड्रीन किसी ने बेची, भाई किसी ने बेची, इस मुल्क के अवाम ने तो नहीं बेची। कोई बंदा पीएम साहब नहीं होंगे, मान लेते हैं जी, रौ शकील भी नहीं, कोई तो है, मगर वो कोई कहां है, कहीं वो भी रहमान मलिक साहब की तरह इनविजिबल हैंड तो नहीं है, कोई बैरूनी हाथ तो नहीं आके कर गया। तो मैं समझता हूं कि इसको मीनिंगफुल तब ये बनेगा, तब हम ये मानेंगे जब किसी को आप कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये बात आपकी सही है, लेकिन जब गुफ्तगू शुरू हो जाती है ना, जब मामला शुरू हो जाता है तो फिर रुकता नहीं। एक मिसाल देता हूं आपको, यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से, स्विस लेटर के हवाले से एक डिसीजन आया, एडमिनिस्ट्रेशन ने, एग्जीक्यूटिव ने उसको रजिस्ट किया, पूरे मीडिया ने एक कैंपेन चलाई, पूरी सिविल सोसाइटी ने कैंपेन चलाई, प्रेशर बिल्डअप हुआ, और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, बड़ी उस पर कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन वो फैसला माना गया। तो ये सारा मामला इसलिए हुआ कि गुफ्तगू हुई और बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया गया।
अभी तक रिजल्ट जो हैं वो हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं है, और दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हमने ये देखा है कि मुआशरे फौरी तौर पर एक नतीजे पर या एक उनको उसका समर नहीं मिल जाता। ये एक प्रोसेस है, चल रहा है डेफिनेटली। साहब ये तो बात है कि ना प्रोसेस है। अब ये कैसे 65 एक आदमी ने इस समाज में कत्ल किया, किसी आदमी ने चोरी की है, उसका प्रोसेस चलता है, ड्यू प्रोसेस, 6 महीने बाद वो कैद हो जाता है। चलें आगे। यहाँ 65 साल में एक भी बासर आदमी को कोई हाथ नहीं डाल सका। यहाँ प्रोसेस क्यों 70 साल तक चल रहा है? गिलानी से बासर ये वो तो क्या हुआ भाई? कितने डैमेज, घर 4 साल हुकूमत कर ली उन्होंने, उसके बाद घर चले गए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि जनाब उनकी पार्टी खुद नाराज थी, इसमें इंटरेस्ट क्या हो गया? मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं ना, ये कोई ऐसी क़यामत गिर गई सिस्टम था कायद साहब, ये शुरू से ही ठीक नहीं रहा। अब आधे सेकंड की उनको सजा करके घर भेज दिया और हम शहीद ना बने। मेरा मतलब मीनिंगफुल एक्ट्स चाहिए अवाम को। नहीं, मैं कोई वो मैं नहीं अर्ज कर रहा शहीद नहीं, लेकिन मैं ये फिर आपके प्राइम मिनिस्टर और आगे देखिए चीजें इस तरह की हो रही हैं जिनके नतीजे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने और भी कर रात ऑर्डर जारी किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो तमाम इश्तिहारात छप रहे हैं ना, इन पर किसी जो तस्वीर नहीं छापनी चाहिए किसी सियासी आदमी की। ये सरकार के ख़जाने से कोई वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मुबारकबाद और ये और वो जो सारी तस्वीर छपती हैं तमाम, इसमें उन्होंने जो सूबों के चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको भी बुला लिया, जो प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको भी बुला लिया। आप देखें ना, अखबार आप उठाते हैं तो लीडरों की तस्वीरें लगी होती हैं इश्तिहारों पे। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि जनाब आप ये बात बताएं कि हम सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े इश्तिहार हमारे जाते हैं, कभी आपने मेरी तस्वीर देखी है उस पर? कभी इफ्तिखार चौधरी की तस्वीर जो सुप्रीम कोर्ट से इश्तिहार जारी हुआ उस पर कभी लगी देखी है? तो मेरा ख्याल है अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी रोक दिया था परवेज इलाही साहब को कि जनाब आप वहां पर जाकर ना अब तकरीर करें, क्योंकि इलेक्शन में तो 120 दिन से कम रह गए। तो ये ठीक है कि अभी वो उस तरह से नहीं हुआ जो हमारी तवक्को है, ये होना चाहिए, लेकिन चीजें प्रोसेस में आ गई सर, कभी नहीं हुआ। बढ़ रहा है। अजाब ये है कि 65 बरसों से कभी भी नहीं हुआ, और लोग बड़े अब इस वक्त जो हैं वो कोई ना कोई एक्शन चाहते हैं, नहीं हो रहा, और जो हो रहा है वो बड़ा कॉस्मेटिक है, बड़ा ज़ाहिरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं समी साहब आपकी खबरों की तरफ। अच्छा, दूसरी है अपना कायद साहब, मैंने खबर बलूचिस्तान से कि वहाँ पर शाजिया तकरीबन 40,000 जो ट्यूबवेल के कनेक्शंस हैं वो हैं जो कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक, उनमें से 25,000 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन ऐसे हैं जो गैर कानूनी हैं, और वो जो और कई सालों से वो चल रहे हैं, कोई उनके बिल नहीं दे रहा, और वो सारे जो बाहर जिम्मेदार लोग हैं उनके हैं। ये इजाज़त इसलिए दी गई थी कि क्योंकि वहाँ पर बारिशें नहीं हुई थी, पानी नीचे चला गया था, तो उन्होंने तकरीबन 1000 फुट तक जाना पड़ता था खुदाई, तो उन्होंने ये ट्यूबवेल जो है ना लगाने की इजाज़त दी थी। लेकिन भाई आप उसका बिल तो दें, 54 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। और इसके हवाले से जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ की जो वापडा की लेबर यूनियन है, उनके सरबराह हाई कोर्ट में भी गए 2005 में, ऑर्डर लिया कि इन ट्यूबवेल्स को कानूनी दायरे में लेके आएँ, लेकिन उन्होंने किसी ने नहीं इस पर अमल दरामद किया। वो फिर गए वापस कोर्ट में, उन्होंने कहा जनाब ये तौहीन अदालत है, तो वो जो अक्रॉस दी बोर्ड वाली बात हो रही है, तो तौहीन उन्होंने फिर कहा सूबाई गवर्नमेंट को कि जनाब आप करें, लेकिन वो जो जिम्मेदार हैं वो कहते हैं जनाब हम तो ये देने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, और वो जो सारे के सारे जो मलकियत है वो किसी गरीब आदमी की मलकियत नहीं है, वो उन सरदारों की मलकियत है जिनको फिर आप बुलाते हैं बड़ी इज्जत और एहतराम से, जो दर हकीकत बलूचिस्तान के मसले की जड़ है, वो मसले को हल नहीं कर सकेंगे। सभी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मामले पर फरीदुल्लाह भी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे होंगे, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, रावलपिंडी से कॉलर है शबनम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम। शाजिया, मैं शबनम बोल रही हूँ। मैं एक्चुअली ब्लाइंड हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिस्ट्री की। मैं आप लोगों का प्रोग्राम बहुत शौक से सुनती हूँ, मुझे सारी खबरों का इस तरह से पता चलता है, और आप लोग हम मतलब जिस तरह मैं ब्लाइंड हूँ तो लगता है आप लोग हमारी आंखें बन गए हमारे जैसे लोगों की। और समी साहब और काजी साहब की जो इख्तलाफ राय है उससे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ,
और इन दोनों की आवाज़ें इतनी मिलती हैं कि अब मुझे पहचान हुई है कि इनमें से पहले मैं नहीं एकदम पहचान पाती थी। और जब आपने प्रोग्राम में थोड़े दिन आई थी तो लगता था ऐसे ऐसे खामोशी थी प्रोग्राम में जैसे घर से अगर अम्मी कोई माँ चली जाए और खामोशी हो जाती है। शादिया, मुझे एक्चुअली आप लोग इतने सेंसिटिव इशू पे डिस्कस करते हैं और मुझे फिर मैंने सोचा कि मैंने कभी किसी प्रोग्राम में कॉल नहीं की, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे हुआ कि मैं इधर कॉल करूं। शादिया, जैसे मैं ब्लाइंड हूं और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूं और गवर्नमेंट के कॉलेजेस में ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी बहुत पढ़ती हैं और लेकिन उनके लिए लाइब्रेरी वगैरह में कोई फैसिलिटी कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ मैं जो प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगी जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ऐसे भी लोग डिसेबल हैं जो कि व्हील चेयर पे होते हैं और हमारे कॉलेज में भी ऐसी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग्स बनाते हुए बिल्कुल भी ये कंस्ट्रक्शन के टाइम ख्याल नहीं रखा जाता। हर जगह स्टेयर्स हैं और हर जगह मतलब ऊपर भी क्लासेस होती हैं नीचे भी होती हैं और वो सब्जेक्ट वो जो रखती हैं जो पीरियड ऊपर होते हैं उनके लिए फिर वो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मेरी अपनी स्टूडेंट्स होती हैं और मेरे दिल को कुछ होता है कि बच्चियाँ उनको स्टेयर्स के ऊपर जब व्हील चेयर लेकर जाती हैं तो पहले उन्हें उतारती हैं, फिर चेयर ऊपर करती हैं, फिर कुछ करती हैं। तो मैं कह रही थी कि इसको भी हाईलाइट किया जाए कि हम बिल्डिंग्स बनाते हुए और इस तरह के मतलब क्यों नहीं इन चीज़ों का ख्याल करते और हमें ये मतलब क्यों नहीं ये होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस पे हम मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम भी करते हैं जो और भी जो डिसेबल्ड लोग हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हम देखते हैं हर जगह इस तरह ख्याल रखा जाता है। बसेज हैं उसमें जो है वो उनकी सीटें अलग होती हैं इस तरह, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने इस पर बात करेंगे। अच्छा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की, जो हम बात कर रहे थे कि गैर कानूनी तौर पर जो ट्यूबवेल चलाया जाता है। फरीदुल्लाह है हमारे साथ। फरीदुल्लाह, जो गैर कानूनी तौर पर इतने ज्यादा ट्यूबवेल चलाए गए, बताया गया है कि अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं, क्या इनकी हुसूलियत मुमकिन लग रही है? जिस तरह के समी साहब भी बात कर रहे थे कि बाअसर लोग हैं जिन्होंने ये ट्यूबवेल चलाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, बलूचिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 जरी ट्यूबवेल हैं, जिनमें से 15,660 जो ट्यूबवेल हैं वो रजिस्टर्ड हैं और वो सब्सिडी हासिल करते रहे हैं। जून 2010 से पहले इन्हें सब्सिडी मिलती रही है और जो सब्सिडी मिलती रही है उसमें से 30% वफाकी हुकूमत, 30% सूबाई हुकूमत, 30% केस्को अदा करती रही है। लेकिन 30 जून के बाद जो ये सब्सिडी बंद कर दी गई थी और इन 40,000 जो ट्यूबवेल हैं इनमें से 15,660 जो हैं रजिस्टर्ड और तमाम के तमाम जितने बाकी बचते हैं वो गैर रजिस्टर्ड हैं, वो तमाम जो है चोरी की बिजली चलाते हैं। और ट्यूबवेल का अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो माहाना 1 लाख रुपए की बिजली वो इस्तेमाल करते हैं और जब सब्सिडी दी जा रही थी तो सिर्फ इन्हें 4,000 रुपए वसूल किए जाते, लेकिन वो भी ये नहीं देते थे, जिसके बाद ये बंद कर। लेकिन अब फिर हुकूमत ने ये वफाकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ था इसी माह में, तो उन्होंने फिर दोबारा से सब्सिडी देने का फैसला किया है और ये कहा गया है कि इस बार जो 6,000 रुपए फी जरी ट्यूबवेल से जो है वसूल किए जाएंगे। लेकिन अब देखना ये है कि जब जैसे समी साहब फरमा रहे थे कि ये जो तमाम जो ट्यूबवेल सार्फिन है जिनके जरिए ट्यूबवेल हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, वो सरियाब करते हैं और लाखों रुपए, जो लाखों तो नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की फ्रूट और दूसरी जो अनाज वो उठाते हैं, लेकिन हुकूमत को सिर्फ 6,000 रुपए भी नहीं दे सकते। तो इस सिलसिले में हुकूमत नहीं करती। मैं आपको साथ ये भी बता रही हूँ जो केस्को है वो पाकिस्तान के जो कुल रकबे की हम बात करें तो उसमें से तकरीबन 40% रकबे को बिजली फराहम कर रहा है और पाकिस्तान की जो मजमूई बिजली जो है वो तकरीबन 16 से 17,000 मेगावाट उसकी जरूरत है और बलूचिस्तान की जिसमें से जो जरूरत है वो 1400 मेगावाट है और जिसमें से सिर्फ 6.5 से 700 मेगावाट इसे मिल रही है। इस वजह से जो है जो कोयटा शहर है इसमें 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो है अच्छा, इसमें जो इन्होंने बड़े अच्छे फिगर्स दिए, मैं भी कुछ देख रहा था। अब जो कोयटा है वो जो बलूचिस्तान है वो प्रोड्यूस बहुत कर रहा है, तकरीबन सालाना 5 लाख टन सेब जो हैं वो वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से तकरीबन 4 लाख टन खजूरें वो प्रोड्यूस करते हैं और भी बहुत सारे वेजिटेबल, और वो नेबरिंग इलाकों में जाते हैं। बहुत बड़ी वो वो पैसे बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि बाअसर लोग हैं, सरदार लोग हैं, जिस तरह ट्राइबल एरिया में आप चले जाएं तो बिजली का बिल ही कोई नहीं अदा करता। वो कहते हैं जी हमने देना ही नहीं बिजली का बिल। तो जो जैसे हम वो कोई अकाउंट नहीं दिखा रहा, कोई बिल नहीं दे रहा, तो अगर हम वो अपना तमाम जो वेस्ट है इस तरह से जो हो रहा है गैर कानूनी तरीके से, जो सीपेज है हमारा, अगर हम उसको रोक लें, अगर हम उसको रोक लें तो हमारा मामला बहुत बेहतर हो सकता है। साहब आप कौन से? मैं शाजिया ये जो समी साहब ने बात की है या जो थोड़ी देर पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो बातें पॉइंट आउट की हैं, तो जैसे वो न्यूटन का लॉ है ना कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है और मुखालिफ समत में होता है। जब आप ये पैसे लोगों का ख्याल नहीं रखते तो फिर आपके समाज में क्या होता है? ये छोटी सी खबर है, देखने में छोटी है मगर इतनी छोटी नहीं है कि गंगाराम में एक औरत आई,
वो हामला, शी वॉज एक्सपेक्टिंग, और उसे वो फैसिलिटी नहीं मिल सकी और उसने कॉरिडोर पे अपने बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा और वो औरत बड़ी देर तक तड़पते रहे। और क्या हुआ उनके साथ ये तो शायद वो हों, मगर मैं जो बात पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये जो फैसिलिटी, ये जो हमारा नीचे बर्बाद सूरत हाल है, वो इसलिए कि ये इसको समी साहब भी अभी कह रहे हैं ना कि ऊपर जो मैनेजमेंट के नाम पे लोग बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता इनके पेट कब भरेंगे। इनकी जिंदगियां देखें, इनका रहन सहन देखें, वो गाड़ियां देखें, उनके फार्म हाउसेस देखें, इसके बावजूद इस मुल्क, और फिर ये जो समी साहब ने और हमारे नुमाइंदे ने बात की है कि ये मुल्क में इतनी वसाइल हैं, इतने वसाइल हैं कि नाकाबिल तसव्वुर है इस बात को। रिकोडिक कोई आप ले लें, या ये सेब देख लें, या ये जो खुश्क बेवजात है, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं ना। मगर बात क्या है कि जो आप ऊपर मैनेज करने वाले बैठे हुए हैं, वो किस तरह से मिस मैनेज कर रहे हैं, और हमारी बच्चियां जो हैं सड़कों पर और कॉरिडोर में बच्चों को जन्म दे रही, उनसे पूछते हैं। सलीम लाइन पे हैं। सलीम बताएं, गंगाराम अस्पताल में तो इतना रश रहता है, डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्या वाकया हुआ कि इस औरत को कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं हुआ उस टाइम? नहीं शाजिया, ये जो गंगाराम की इंक्वायरी टीम है, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है और उनका ये कहना है कि ये जो खातून आई थी ग्वालमंडी की रहने वाली थी, 27 साल थी, और इसकी ये चौथा बेबी था, और ये घर से ही देर से आई थी। इसको जो है ना डॉक्टर चेक कर रहे थे, और चेकिंग के दौरान ही जो चेकिंग वाला कमरा है उसके अंदर ये इसने फीमेल बेबी को डिलीवर किया है। ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा, बहुत शुक्रिया सलीम। आपने ये स्टोरी जिक्र जो की है मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से, जो दर्दनाक स्टोरी जो मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमारे वो मुजफ्फरगढ़ के नुमाइंदे को भी हमारे प्रोड्यूसर साहब लाइन पे लेने का, ऐसा वहाँ पर हुआ क्या, तहसील वहाँ पर जतोई है, एक नौजवान जो रक्षा चलाने वाला था, क्योंकि डकैती की कोई वारदात हुई, उसमें उस बच्चे को, वो 27-28 साल नौजवान था, उसको गोली लग गई, उसको तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ले गए। 2 घंटे तक वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आया इमरजेंसी में, और वो नौजवान तड़पता रहा, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, उसको कोई तिब्बी इमदाद नहीं मिल रही, वो नौजवान अल्लाह को प्यारा हो गया। ये सब कुछ उसके वालिद के सामने हुआ। 63 साल उसका बुजुर्ग वालिद अपनी नौजवान अपने बच्चे को, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ रही है कि किसी शख्स पर, किसी बूढ़े बाप पर इतना, इससे ज्यादा बड़ा इस दुनिया में सानिया नहीं हो सकता कि अगर उसको अपने बुढ़ापे में अपने नौजवान बच्चे का लाशा अपने कंधों पर उठाना पड़े। वो अपने सामने अपनी जिंदगी की जो कमाई थी उसके सामने अल्लाह को प्यारी हो गई। कोई टीका लगाने वाला नहीं था, कोई खून को रोकने वाला नहीं था, और उस सदमे में वो बेचारा भी अल्लाह को प्यारा हो गया। ये जो हम जो बात कर रहे हैं ना कि जो एक बुनियादी हक है, ये प्रिविलेज, ये देखिए, ये इतना पैसा टैक्स पेयर्स का, आपने हॉस्पिटल बना दिया, वहां पर कमरे बना दिए, आप एक डॉक्टर को नहीं भेज सकते। और कहां, मैं पूछता हूं डॉक्टर से भी, हमने हमेशा उनके लिए भी बात की है जो हड़ताल पर चले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, कि ये आखिर ये जो कत्ल है, ये जो, क्या ये कत्ल नहीं है? उसकी मौत का, उस खानदान की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? जब आप इसको देखें ना, अब आपने सेहत को दर्द का व्यापार बना दिया है, ठीक है। एक तरफ आपने 5 स्टार हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, उन पे बाइंडिंग है बाय द वे कि एक परसेंटेज जो है वो रखें, जो गरीब, जो उनकी जो बिस्तर हैं, वो, इस बारे में कानून भी मौजूद है जिस पे अमल नहीं होता। अब बात क्या है, 850 रुपए तो आप खर्च कर रहे हैं एक आदमी की सेहत पर इस मुल्क में। देखें आप जालमाना, ये जो भी कह रहे थे ना जी कि वो नहीं है, वो लेट आई, और उसने लेट आई, भाई क्या, मैं मान लेता अगर उसको एम्बुलेंस में उसका बच्चा, मैं मान लेता अगर स्ट्रेचर पर हो गया होता। अगर आप भी अस्पतालों में रहे, अमेरिका यूरोप में देखते रहे कि अगर कोई आता है तो लेके फौरन आप उसमें काम उठाए हुए, तो बात यह है कि ये समी साहब, हम बात मान लें, इस वक्त जितनी आपकी रूलिंग एलीट है और जो अब सियासत और जमहूरियत कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, उनकी प्रायोरिटी नहीं है इस मुल्क के आदमी को, जो 20th से 21st सेंचुरी में जो इंसान इजादात कर चुका है कि इंसान की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, उस ये फराहम करना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अब्दुल मनान ये दी जा सकती है। मनान से बात करते। मनान, क्या वजह थी कि अस्पताल में इमरजेंसी में कोई एक डॉक्टर भी नहीं मिला? जी शाजिया, ये जब इस नौजवान को जख्मी किया है डाकुओं ने, तो इसको किसी रेस्क्यू टीम ने नहीं रेस्क्यू किया, बल्कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको हॉस्पिटल में लेके आए, और वहां पे जो उसके लवाहकीन थे और जो अहले इलाका उसके साथ उसको लेके आए थे, उन्होंने वहां पर बड़ा राब्ता करने की कोशिश की, डॉक्टर से, ईडीओ हेल्थ से, इवन के डीसीओ से भी उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। और 2 घंटे तक उनकी फैमिली के सामने और लोगों के सामने इस नौजवान ने तड़प तड़प कर जान दे दी। और उसी गम में निढाल, उसका 63 साल बाप जो वाहिद बख्श था, वो भी अपनी जान की बाजी हार गया। और ये वाहिद कफील था अपने खानदान का, जो रक्षा चलाकर अपने खानदान का पेट पार रहा था। इसके 4 बच्चे थे, मियाँ बीवी थे ये, और इसका वालिद वालदा थे, और अब उनकी ये कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद
2 घंटे तक वहां पर कोई डॉक्टर नहीं आया। और ये ईडीओ हेल्थ से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है मैं किसी को कहता हूँ, लेकिन वहां पर उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। ये 2 दिन पहले 10 मुहर्रम को भी यहाँ पर जतोई हॉस्पिटल का ही वाकया है कि जब मातम करते हुए 6 लोग शदीद जख्मी हो गए और बेहोश हो गए। जब उनको इमरजेंसी में लाया गया तो वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। और ये TH2 1990 में इसको दर्जा दिया गया था। TH2 का, TH2 में 16 MBBS डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन TH जतोई में सिर्फ 3 डॉक्टर्स हैं। सिर्फ 3 डॉक्टर्स हैं, वो भी ड्यूटी पे मौजूद नहीं होते क्योंकि वो बासर लोगों के सिफारशी होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या फायदा समी साहब ऐसे हॉस्पिटल्स का? पता नहीं अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। और इस प्रोग्राम में बात करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि वो जो अरबाब इख्तियार हैं उनको थोड़ा सा एहसास दिलाया जाए कि ये जो इंसान है जो बाहर फिर रहे हैं करोड़ों लोग, इनके नाम पर आप हुकूमत में आते हैं। ये इंसान है, ये कोई रेंगने वाले कीड़े नहीं है कि इनको आप मसल दें। डॉक्टर्स में इतनी दूर अपनी जो वो ट्रांसफर्स हैं वो करवाने पर नहीं, उसकी एक वजह है ना शाजिया, वो भी एक जुड़ा हुआ सवाल है इसमें। सिस्टम जैसे एक देखिए ना, आप एक डॉक्टर 5 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, गवर्नमेंट भी लगाती है, अपने वालदैन की उम्मीदों का सहारा होता है, आप उसे क्या तनख्वाह देते हैं? अगर वो तनख्वाह मांगने के लिए सड़क पे आता है तो मार मार के डंडे आप उसका भुरकस निकाल देते हैं। सारा मीडिया आ जाता है, सारे वो जो मैंने अर्ज किया ना कि चीफ साहब ने अब ये कहा है कि आप इश्तिहारों पर तस्वीर ना लगाएं, वो इतने बड़े बड़े इश्तिहार डॉक्टरों के खिलाफ। बलूचिस्तान में क्या हुआ, वो डॉक्टर अपनी सिर्फ सिक्योरिटी मांग रहे हैं, आपने उनके साथ भी जुल्म करना शुरू कर दिया। एक इवन डेवलपमेंट करना, देखना इशू क्या है, इवन डेवलपमेंट करना, हर फैसिलिटी को आपकी सरहद के उस कोने तक ले जाना, आपको एक दुनिया पैदा करनी है ना। अब आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि यहां तो एक मॉडर्न और जदीद दुनिया है और उससे 10-15 गज दूर देखें तो वहां पे जिंदगी 5000 साल पुरानी वहां खड़ी है। आप अपने रूरल एरिया को देखें, आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं, इधर मुड़ के देखें मड हाउसेज और 5000 साल पुराना जो हल है। तो ये नहीं कर सकते, ये प्रोग्रेसिव लोग कर सकते हैं, ये वो लोग कर सकते हैं जो नए आने वाले दिन की जो आपको नवीद सुना सकें, उसके चैलेंजेस से नबुर्द आजमा हो सकें। ये तो एक माजी का सिलसिला है। अच्छा, अब इसी से मैं अगर इजाजत दे मुझे कायद साहब, मैं एक स्टोरी दूसरी मैं इससे जोड़ना चाह रहा था कि ये जो चलें आप पहले कर लें, आप वो बता रहे थे कि स्टोरी आप करना चाह रहे थे इंटरनेशनल भी आज। हाँ, मैं इस पे बात करना चाह रहा था कि ये जो हमारी स्टोरी 2 दिन से रह रही है कि अल तहरीर स्क्वायर की मैं बात करना चाहता हूँ कि जहाँ पे मोहम्मद मोरसी आए तो यहाँ बड़ी बात हुई कि जी एक बड़ा डेमोक्रेसी आई और ये हुआ, मगर वहाँ क्या हुआ कि आज 1 लाख आदमी, 1 लाख से ज्यादा आदमी उनके बाहर था और उन्होंने जो पावर्स ली और वो जो उन्होंने जुडिशरी को कट डाउन टू साइज करने की कोशिश की। मगर इससे बढ़कर एक और बात है जो बड़ी सबक आमोज़ है, और वो ये कि ख्याल ये किया जा रहा था कि अखवानुल मुस्लिमून कोई एम्पीरियलिज्म के खिलाफ एक जमात है, मगर जब वो पावर में आई तो पावर में आने के बाद अब ये जो गजा का मामला हुआ तो सबसे पहले अमेरिका बहादुर ने शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने उनसे वादा किया है कि जनाब मैं असला अंदर नहीं जाने दूंगा। 1.7 मिलियन लोग या इससे ज्यादा शायद लोग जो हैं वो गजा की ओपन जेल है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल। तो हम ये देखते हैं कि जब ये पावर में आते हैं तो पावर में आने के बाद अब जो होस्नी मुबारक कर रहा था, जो होस्नी मुबारक की पॉलिसीज थी, बेऐन ही उसको टोक करें। नंबर 1, एक तो वो पावर जो अब कर रहे हैं, पावर्स ले रहे हैं। दूसरी बात कि जो मूवमेंट चली थी वो उस इकोनॉमिक सफोकेशन के खिलाफ थी कि जो एक करप्ट रूलिंग एलीट ऊपर बैठी हुई है उसके खिलाफ थी, जिसके नुमाइंदा उस वक्त जो है वो होस्नी मुबारक थे, मगर उसको टच नहीं किया, कोई वहां पे इस्लाहात नहीं हुई। और उसके बाद लोग देख के घर गए और घर से अब दोबारा वापस आए हैं और वो ये देखते हैं कि अब एक और डिक्टेटर से उनकी लड़ाई जो है उससे वो नंबरदा आजमा है, क्योंकि अब उन्हीं के लोग डिक्टेटर कह रहे हैं। तो मुराद ये कि सिर्फ जो है इलेक्शन हो जाना, इलेक्शन के बाद लोगों का बैठ जाना, नो, यू नीड कंक्रीट स्टेप्स। लोगों के मफाद में आपको वो काम करने पड़ते हैं तो फिर जमहूरियत के लोगों को पता चलता है कि ये जमहूरियत है या नहीं है। तो मिस्र एक ऐसी हमारे लिए मिसाल है कि इस आईने में हम अपनी शक्ल देख सकते हैं कि हम जमहूरियत खेलते रहें और लोगों के लिए डिलीवर ना करें तो फिर इस यहाँ पे कोई किसी अल तहरीर स्क्वायर को बनने से नहीं रोक सकेगा, जल्द या बदेर, क्योंकि मीनिंगफुल एक्ट अगर नहीं होंगे, ट्रांसलेट नहीं होगी लोगों की फलाह अमली शक्ल में, तो फिर बेमानी है बस। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक अनदर साइड ऑफ द स्टोरी वो ये है कि मोहम्मद मुर्सी ये जो मामला अभी खड़ा हुआ कि जिसमें उन्होंने इख्तियारात ले लिए थे कि उनके जो एक्ट्स हैं वो जो काम करेंगे उनको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, उसके हवाले से उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है। उनकी जो अदालती आला जो काउंसिल है उसके जजेस से उनकी मुलाकात भी हुई है, उसमें उन्होंने अपना ये बैकग्राउंड ये बताया, क्योंकि इस वक्त जो आइन है
मिस्र में वो लिखा जा रहा है। और उससे पहले ये हुआ कि जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी उसको वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है, आला अदालत ने तहलील कर दिया था, क्योंकि वो जो हुस्नी मुबारक के जमाने की फौज थी, उसके जमाने के जो जजेस थे ना, वो इस सारे प्रोसेस को सबोटाज करना चाह रहे थे। तो उसमें उन्होंने ये बयान किया कि ये मैंने सिर्फ ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है और ये सिर्फ इसलिए है कि कोई भी ये जो इस वक्त जो सेनेट है, ये जो दूसरे मामलात हैं, उनको कोई तहलील ना कर सके जब तक ये और हिटलर ने भी यही दिया था। अच्छा, जब हिटलर ने पावर्स टेक ओवर की थी तो उसने ये कहा था, जब जियाउल हक यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था मैं 90 दिन के लिए आया हूं। इसी तरीके से लोगों के जो शकूक शुबात है, जो उनकी अपोजिशन है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हिटलर ने भी यही कहा था कि मैं पावर्स ले रहा हूं और मैं थोड़े दिनों के लिए ले रहा हूं क्योंकि ये मेरे बड़े जहां तक तो लेकिन बात यह कि जो मेरे अमल माशी जबर को खत्म करने में एक कदम उन्होंने आगे नहीं उठाया। वो जो रूलिंग क्लास थी उसमें सिवाय जनरल तंतावी के, जिसको उन्होंने हटा दिया, नीचे वही लोग बैठे हुए हैं। 30 से 40% में फौज के कब्जे में है और जजेस भी वही बैठे हैं। तो उनसे बचने के लिए, अगर उन्होंने एक अमल भी किया होता कि वहां की जो वर्किंग क्लास है उसके लिए कोई रिफॉर्म कर दी होती तो ये 1 लाख बंदा बाहर ना आता। अभी आइन लिखा जा रहा है मुल्क का, अभी तो कितने दिन हुए उन्हें, हमारा भी बड़े दिनों से 1973 का लिखा हुआ है। लेकिन जब आप पावर इतनी जल्दी कंक्लूजन ना आप ड्रॉ करें, थोड़ा सा वो पहली बात तो ये, पहली बात में और उनमें बड़ा फर्क है। पहली बात तो ये कि जियाउल हक डिक्टेटर इजराइल आपको शुक्रिया अदा कर। देखें जो आपका रोल है मिस्र में, जो हुस्नी मुबारक का रोल था, आपने आके इतने अरसे में एक भी ऐसी रिफॉर्म नहीं की, एक बयान भी ऐसा नहीं दिया कि भाई आपके राइट्स के हवाले से हम आइन में ये करेंगे। आके आपने पावर खींच ली, जब पावर ले ली तो आपसे पूछा गया ये आपने क्यों किया, तो आपने बता दिया जनाब बड़ा खतरा है पार्लियामेंट में। ये जब वो इलेक्टेड तरीके से आए फिर इनसिक्योरिटी कैसे? नहीं, इनसिक्योरिटी तो है ना, पार्लियामेंट को तहलील कर दिया अदालत ने, इलेक्टेड पार्लियामेंट को जजेस ने घर भेज दिया। नहीं, अभी ये तो जमहूरियत के रास्ते से आया। नहीं, ये जो इनके साथ जो पार्लियामेंट इलेक्ट हुई थी शाजिया, उसको घर भेजा उन्होंने। तो इन्होंने उसको कि कोई किसी किस्म का फैसला ना आए, वो टेम्परेरी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। और उन्होंने खैर मैं टेम्परेरी जैसे जियाउल हक 90 दिन का था, वो डिक्टेटर था। अहमद मोरसी जो है वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं मिस्र के लोगों के, और उस लेकिन इनकलाब के नतीजे में आए हैं जो वहां पर हमने तहरीर स्क्वायर में बढ़ाना चाहता। अगर अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और वही करप्ट रूलिंग, अच्छा आगे चलते हैं फिर हम स्टक हो जाएंगे। मुझे बात करने दे, जिस पे हर जगह अमेरिका लीन करता है, जिसके जरिए हुक्मरानी करता है। हमारे मुल्क में करप्ट रूलिंग एलीट रखी हुई है, वो उनको इधर इस शक्ल में उस शक्ल में उसको वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अवाम के हक में उन्होंने एक भी इस्लाहत नहीं की और उस ऑन द टॉप ऑफ इट वो पावर्स लेके बैठ गए हैं, तो उस पर शक करना अवाम का। अच्छा, मैं और वो 1 लाख जो आदमी बाहर निकला है वो किसी तकलीफ की वजह से। एक सिर्फ 30 सेकंड का कमेंट इस पे करूंगा कि ये जो सारा हमास का मामला हुआ बहुत बुरा हुआ, बर्बरियत हुई, लेकिन इसमें एक अच्छा पहलू ये जो अभी डिबेट से वो जो मैं नाज़रीन तक बताना चाहता हूँ कि इस वक्त फ़लस्तीन जो है वो कोशिश कर रहा है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा में मुबस्सर का वो जो है ना फुल एक मेंबरशिप उसको मिल जाए। और उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो सारी इसमें बरतानिया ने भी ये कहा है कि अब हम उसको वोट देंगे। इससे पहले जो फ्रांस है वो भी ऐलान कर चुका है कि हम वोट देंगे। सिर्फ अमेरिका और इसराइल रह गए हैं जो आइसोलेट होते जा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, फोरम में। और ये जुमेरात को बाकायदा इस पर वोटिंग हो रही है यूएन जनरल असेंबली में, और उसमें अहमद मोरसी का एक बड़ा किरदार है कि जो एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट इस वक्त मिल रही है ना महमूद अब्बास को जो फलस्तीन के लिए। खैर इस पर आगे चलकर बात करेंगे, कर देंगे। इससे पहले हजारों करारदादे मौजूद है, वीटो सिक्योरिटी काउंसिल में है, वहां पर जनरल असेंबली में वो हो जाएगा। जो वीटो ना भी करे तो मानी कौन सी है? आज तक जो इसराइल के खिलाफ जितनी भी यूएन ने एक्शंस लिए हैं या करारदादे हुए हैं या एक्शंस हुए हैं, उसमें कौन सा माना उन्होंने? उसमें मैं आपकी बात सही है, जिस वक्त तक उनके पास पावर है, जिस वक्त ताकत है, अमेरिका ऊपर बैठा हुआ है और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और बुरी बात क्या है कि मुर्सी भी आके उनके साथ शामिल हो गए, जिस तरह सऊदी अरेबिया है और बाकी लोग हैं। ये मेरा ख्याल है ये जरा कबल अज़ वक्त कहना है कि मुर्सी उनके साथ इस तरह से दिनों बाद इस पे बात। अच्छा, मैं एक खबर मैंने वो जो अर्ज करना चाह रहा था, हम मेरिट की बात कर रहे थे, तो अगर हमारे ओकाड़ा में नुमाइंदे मौजूद हैं उनको साथ ले लें। आपको पता है उस्मान इकराम गोंदल, अकरम गोंदल जो डीपीओ थे ओकाड़ा के, उनको तब्दील कर दिया गया। सिर्फ 4 महीने उनका टेन्योर था, वहां पे वो रुके। और तब्दील क्यों किया गया, कामरान से पूछ लेते हैं वजह। तब्दील क्यों किया गया, वो इसलिए जो मुझे इंफॉर्मेशन आई है कि क्योंकि वो एसएचओस की वो जो तैनाती थी उसमें ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना उसको मानने से इनकारी थी। इससे पहले डॉक्टर आबिद थे डीपीओ, उनको भी इसीलिए तब्दील किया गया था, वो भी बड़े अच्छे आदमी थे और इनके बारे में तो कहा जा रहा है ये बहुत अपराइट ऑफिसर थे। लेकिन एक और बात जो मैं करना चाहता हूं, एमपीएस कौन थे? ये सारे वो लोटे, वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ था। मैं बात कर रहा था, आप यकीन करें जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं ना वो भी परेशान थे। जो वहां की जो लीडरशिप है मकामी, वो कह रहे थे कि ये जो कंपोजिशन है असेंबली की जिसमें ये फॉरवर्ड ब्लॉक वालों को की जरूरत है हुकूमत चलाने के लिए, उनकी वोट की जरूरत है। ब्लैक मेलिंग का ये आलम है कि वो मुहर्रम के फौरन बाद गए हैं और उन्होंने इनको तब्दील करवा दिया। अगर अब मौजूद है कामरान, क्या वाकई वजह की डीपीओ की तब्दीली इस वजह से की गई कि सियासी दबाव किसी तौर पर भी कबूल नहीं करते थे?
जी शाजिया, ये अपना एमपीएस जो है ये अपने 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 हलकों के थानों में अपनी मर्जी के एसएचओज लगाते हैं। अगर तो कोई वो एसएचओज को तमाम इख्तियार दिए जाते हैं कि वो जो मर्जी करे ना करे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ वो अपने मुकामी एमपीओ को बस खुश रखे। इसी हवाले से अगर कोई अपना आला अफसर या डीपीओ साहबान इस बात का नोटिस लेते हैं तो नोटिस लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो ये मुकामी एमपीएज उनको कार्रवाई से रोकती है। अगर तो डीपीओ उनकी बात मान ले तो ठीक है, अगर ना माने तो फिर उनको असेंबलियों में जाके या अपना आला सियासी क़यादत से मिलकर उनकी ट्रांसफर या उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। अच्छा, नहीं, मैं आपसे ये पूछूंगा कामरान कि ये जो मैसेज किया गया होगा, आप वहां पर उकाड़ा में बैठे हैं इस वक्त, जो दूसरे पुलिस अफसरान हैं, जो कोई नेक भी होगा, कोई ईमानदार भी होगा, अगर मेरिट की इस तरह धज्जियां उठाई जाए और फिर सियासी लोगों से अगर आपकी बात हुई हो, क्योंकि जिन मुस्लिम लीग नून के लोगों से मेरी बात हुई वो तो इस पर बड़े परेशान और खफा थे कि ये नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी समी साहब आपकी बात ठीक है। ऐसे ही इसी हवाले से अपना उकाड़ा में डीएसपी सिटी और एसपी इन्वेस्टिगेशन की सीट, इस सीट पे ये तकरीबन कई माह से खाली पड़ी है, जो अभी तक कोई भी अपना अफसर यहाँ पे लगने को तैयार नहीं है। इसी हवाले से क्योंकि यहाँ पे सियासी अपना दबाव की वजह से कोई भी ईमानदार अफसर अपनी मर्जी से कोई काम या कोई तफ्तीश नहीं कर सकता। इसी हवाले से पूरा उकाड़ा और सियासी बरादरी और मजहबी तंजीमों के हवाले से हर बंदा इस हवाले से परेशान है कि डीपीओ उस्मान अकरम गोंदल की बहुत सी खिदमात उकाड़ा में अच्छी है जी, इनके बावजूद अपना ये मुकामी एमपीएस ने इनके साथ ज्यादती की है, सख्त ज्यादती की है, और जो कि एक ईमानदार अफसर के साथ ऐसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। एक तरफ आप मेरिट की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह नहीं, इसमें वो जो एक काफ लीग के हैं नदीम अब्बास रबेरा वो थे, और एक और राय उमर हैं, वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक में चले गए। तो ये इस तरह के जो वो सियासी बटेरे हैं ना, जो हालात से फ़ायदा उठाते हैं, वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब वहाँ पर आप देखें, वैसे तो पंजाब में गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, लेकिन अब आप उकाड़ा जो एक इतना बड़े, आपने सुना कि डीएसपी इन्वेस्टिगेशन और दूसरी सीटें खाली हैं, और सिर्फ इसलिए तब्दील कर दिया कि वो उन लोगों के एसएचओज लगाने के लिए आप पूरी दुनिया में कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी उठा के देख लें, जहाँ पता चले जी बिल्कुल किसी का असर नहीं था। देखें, बात यह है कि इस वक्त हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जब सियासत मालियाती हो चुकी है, नजरियाती नहीं रही। यहाँ थाने कचहरी की और तहसील की सियासत हो रही है, यहाँ थाने कचहरी और तहसील की सियासत होगी, वहां पे ये काम होगा। मतलब 70 की इलेक्शन में ये काम नहीं हुआ था, ठीक है। 70 के इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि नजरिया था, बड़े बड़े लोग हार गए थे, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए थे। अब क्या है, अब ये है कि तकरीबन हर जगह यही सूरत हाल है। बल्कि एक तो शहबाज शरीफ साहब पे तो ये भी एक उन्होंने कोशिश की थी, कहा यह जाता है कि उन्होंने कोशिश की थी कि इनका इन्फ्लुएंस कम हो, मगर इस तरीके से हो नहीं सकता। और जहां पे ये इस तरह का निजाम राइज रहेगा, इसलिए हम देखते हैं गरीब आदमी के खिलाफ जुर्म होता है, उसे कोई पकड़ते ही नहीं है। जो लीडरशिप है ना काजी साहब, मैं उसमें अदराक है। अभी ये जो सलमान गनी साहब की वालदा का ताज़ियत के लिए मियां नवाज शरीफ साहब आए हुए थे, इत्तफाक से मैं भी वहाँ पर मौजूद था। उनके साथ जो गुफ्तगू थी, आप यकीन करें, मैं आपको बताऊँ, मैं तो पहले भी आई हैड रिस्पेक्ट फॉर हिम कि वो ये जो निज़ाम है, चाहे बोसीदा है जैसा भी है, उन्होंने इसको डीरेल नहीं होने दिया। लेकिन जो गुफ्तगू उन्होंने की, दो गुफ्तगू की उन्होंने। एक तो उन्होंने ये कहा कि किसी पर बहतान नहीं लगाना चाहिए, और दूसरा इसी इन्फ्लुएंस की उन्होंने बात की कि ये जो इन्फ्लुएंस हमारी उसमें आ गया है, हमारी सोसाइटी में आ गया है, इसको रोकना, यानी ये जो पॉलिटिकल बैड कल्चर है, इसको रोकना सबसे बड़ा सियासतदानों का चैलेंज। दबाव नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।